राजस्थान जीके की सीरीज में राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अलावा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके के लिए हम 9th कक्षा की राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं। दूसरा अध्याय आज शुरू करेंगे। राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली के बादशाह के विघटित होने के बाद यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। यानी दिल्ली की बादशाह विघटित हो चुकी थी। यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे दिल्ली की बादशाहत खत्म हो गई थी, यानी समाप्त होने वाली थी। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की बादशाहत विघटित होने लगी थी। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया पांव पसारने का, यानी भारत के अंदर अपना साम्राज्य बढ़ाने का। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है। यानी राजस्थान के अंदर जो क्रूरता फैली थी वो अंग्रेजों की देन की वजह से। परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया। यानी राजस्थान की जनता ने अंग्रेजों का विरोध भी किया। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। तो साम्राज्य यानी अंग्रेजों के विरुद्ध कई सारी कविताएं लिखी गई, जिनमें भरतपुर की प्रसिद्ध है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। तो मराठा सरदार जो होलकर थे उन्होंने भरतपुर के अंदर राजस्थान में शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। यानी भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। अंग्रेजों के साथ उनकी संधि थी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने यहाँ पे शरण नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने होलकर को अपने यहाँ पे शरण दी थी और अंग्रेजों के हवाले करने से होलकर को मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। तो अंग्रेजों ने भरतपुर यानी रणजीत सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। भरतपुर की प्रसिद्ध कविताएं आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराजा बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे, ध्यान रखें आप। उनकी ग्रंथावली नागर प्रचारणी सभा 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो नागर प्रचारणी कितने खंडों में प्रकाशित है? 3 खंडों में। और नागर प्रचारणी किसकी ग्रंथावली है? कविराजा बांकीदास की, ध्यान रखें आप। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। तो राजस्थानी भाषा में 207 से बातें किसकी है? कविराजा बांकीदास की। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ। तो ध्यान रखें आप, कविराजा बांकीदास का निधन 1833 में हो गया। उतन विलायत किलकत्ता कानपुर आया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम दूर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर उपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म यानी जादू के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया। अब वह भरतपुर पर चढ़ा आया, यानी भारत के अंदर बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में अधिकार करते हुए अब वह भरतपुर जो राजस्थान की एक रियासत थी उसके ऊपर भी आक्रमण करने आ गया। ये सब नगर जिस देश में, उसका नाम भारत खंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है, यानी अलग अलग क्षेत्रों से, भारत खंड से जो अंग्रेजों की सेना तैयार हुई है। सेन रेजिमेंट असंख्य मल टणा, तणे संग तिलंग बंग किलंग, तना मिलिया अभंग जंग भरत खंड पार का, उसर हुए मार का वजंद्र रे दुरंग मिलिया। ये कविराजा बांकीदास का चित्र दे रखा है आपको। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय न हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां। थया बलहीन लश्कर फिरंग थान रा, चीण इनान रा इलम चलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह भी व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। यानी राजस्थान के सामंत अंग्रेजों को बिना लड़े ही अपने हथियार डाल देते थे, यानी सामंतों को अपनी भूमि सौंपते जा रहे थे। आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर, आहस लीधा खेची उरिया, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबो गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया, उसने देश का सत खींच लिया। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। यानी अंग्रेजों ने मुल्क पर यानी भारत देश पे चढ़ाया और उसने देश का सत, यानी यहाँ पे देश के अंदर अशांति फैला दी। अब यहाँ के जो स्वामी थे उन कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई, यानी प्राण रहते हुए भी यानी उनके हाथ से उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करके अंग्रेजों के गुलाम बन गए। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है।
पुर जोधान उदयपुर जयपुर यह धारा खुंटा परियाण, आके गई आवसी आंखें बाके असल किया बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया, देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा, तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का, सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है, यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। यानी जोधपुर उदयपुर जयपुर इन राज्यों ने अपना नाश कर दिया अंग्रेजों के साथ संधि करके, और अंग्रेजों से संधि करके सामंत भी वास्तव में स्वाधीन नहीं रहे, अब वो भी गुलाम हो चुके थे अंग्रेजों के। कवि बांकीदास ने स्पष्ट किया है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि आगे स्थिति और बदलेगी और उन्हें ये आशा, आगे स्थिति बदलेगी ये आशा कवि राजा को है। उन्होंने ये कविता के माध्यम से वर्णन किया है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। तो डूंगजी और जवाहर जी जो ब्रिटिश फौज में थे, उन्होंने 1857 से पहले विद्रोह किया था और उनके ऊपर भी लोकगीत रचे गए थे। राजस्थान सत्ता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। तो अंग्रेजों ने राजस्थान में संधि की शुरुआत कब से की? 1818 से। शेखावटी क्षेत्रों के लोगों ने इसका विरोध किया, यानी सीकर चूरू झुंझुनू के लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित की, यानी शेखावटी ब्रिगेड नाम से एक सैनिक टुकड़ी तैयार कर दी अंग्रेजों ने। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड यानी शेखावटी ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। ध्यान रखें आप कि 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़कर कौन से किले में कैद किया था? आगरे किले में। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की सैनिक छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध हुई गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर लोक कविता रची गई और वह इस तरह राजस्थान की जनता के जन जागरण का माध्यम बनी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले शुरुआत डूंगजी और जवाहर जी इन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल अथवा सूरजमल ने किया। बीरम बरसा बीतियो गण चोचन गुणीस, बिसहर तीत गुरु जेठ बद समय पलटी शीस। ये देखिए आप 200 का टिकट महाकवि सूर्यमल मिश्रण के ऊपर 1990 का चित्र दे रखा है आपको। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम गुरुवार के दिन 1857 समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता। संवत जेठ बदी पांचम दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डस कर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी भी कवि की भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास से अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। जो शुरुआत हो गई थी 1857 की क्रांति की, उसके बाद सूर्यमल मिश्रण ने बहुत सारी कविता लिखी और दोहे वो लिखते रहे। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई, ध्यान रखिए आपके, सूर्यमल ने वीर सतसई नामक कृति लिखी थी उत्कृष्ट। संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। जिस समय देश में 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई की रचना की जा रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा और गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा के लिए जो कुछ लिखा पड़ी कि वह सब तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल मिश्रण स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया और छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया।
देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेष आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देता है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यूँ शुरू होता है, यानी 1857 की क्रांति में जो बड़े सामंत थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जो छोटे सामंत थे उन्होंने जनता का यानी क्रांतिकारियों का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने भी सामंतों का साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई दी और आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यूँ शुरू होता है, वाणिया वाणी गोचर माए कालो रो दड़ियो गो, राजा जीरो भेजो रे फिरंगी लड़ियो, काली टोपी रो हे ओ काली टोपी रो फिरंगी फैलाव की दो ओ काली टोपी रो। आउवा की धरती पर फिरंगी आदम का उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए। फिरंगी का पक्ष लेकर उसका साथ हमारा राजा भी चढ़ा आया है। गोरी दे वाला है फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है, यानी अंग्रेज निरंतर अपनी सीमा बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही एक कवि गिरवर्दान थे, उन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे। पहली पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इल बेद अपाय। यहाँ 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा नाथ रे। यह कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद, यानी बंग भंग 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन। तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए और ये प्रयास राजस्थान में हुए। इसकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। सबसे पहले हम डूंगजी जवाहर जी सीकर के बारे में पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका और भतीजा, यानी यहाँ पे काका डूंगजी और भतीजा जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त थे। तो आपके प्रश्न बनता है कि डूंगजी और जवाहर जी रिश्ते में क्या थे, काका भतीजा, और कहाँ के देशभक्त थे, ये सीकर के। डूंगजी सेखाटे ब्रिगेड के रिसालेदार थे, यानी इसके अंदर सैनिक थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इससे धन से ही वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को लूटा। डूंगजी के साले भेरू सिंह जी ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। तो ध्यान रखिए आप, डूंगजी के साथ धोखा किसने किया, उनके साले भेरू सिंह ने, जिसने धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंगजी को अंग्रेजों ने आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोठिया जाट और करणी मीणा अपनी वीरता से और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। तो ध्यान रखिए आपके, डूंगजी को किसने छुड़वाया, लोठिया जाट और करणी मीणा ने। ये देखिए आप, डूंगजी और जवाहर जी का चित्र दे रखा है आपको। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौजों ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया और जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। तो ध्यान रखिए आप, डूंगजी का निधन कहाँ हुआ, जोधपुर दुर्ग में। लोठू जी निठारवाल सीकर 1804 से 1855 ईस्वी। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस सीकर में हुआ, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बटोट में आ गए और यहाँ इनका संपर्क डूंगजी जवाहर जी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने बालूनाई, साकुलवार और करणी मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डूंगजी और जवाहर जी के साथ अंग्रेजी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अमरचंद बाठिया, बीकानेर 1793 से 1858 ईस्वी। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। तो ध्यान रखिए, 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो अमरचंद बाटिया। वह राजस्थान निवासी अमरचंद बाटिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था।
उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। यानी अमरचंद भाटिया ने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे को देने की घोषणा की थी, तो आज़ादी की लड़ाई वो आगे बढ़ा सके। इसी कुर्बानी के कारण उनको फांसी दी गई। विजय सिंह पथिक 1882 से 1954 बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, जिनका वास्तविक नाम था विजय सिंह पथिक, का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। तो आपको पूछे विजय सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और इनका वास्तविक नाम, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया, भूप सिंह, ध्यान रखिए आप। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, बुलंदशहर में, और कभी कभी ग्राम भी पूछ लेते हैं, गुठावली, ध्यान रखिए आप, लेकिन कर्मभूमि इनकी राजस्थान रही थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक। तो ध्यान रखिए आप, वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ये संस्थापक विजय सिंह पथिक। और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक। तो किसान आंदोलन के जनक संपूर्ण भारत में कौन थे? विजय सिंह पथिक। चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो भीलवाड़ा में हुआ था, उससे गहरा संबंध किसका था? विजय सिंह पथिक का। अजमेर में सशस्त्र क्रांति क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका विजय सिंह पथिक ने निभाई थी। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो ध्यान रखें आप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा, जन जागृति फैलाने के लिए। ये विजय सिंह पथिक का चित्र दे रखा है आपको, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। अर्जुन लाल शेट्टी 1880 से 1941 जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल शेट्टी की जन्मभूमि जयपुर थी। ध्यान रखें आप, अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। अर्जुन लाल शेट्टी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया, यानी सशस्त्र क्रांति के लिए और जनता में जागृति का अलग जगाया। शेट्टी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और इसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास तथा वर्धमान पुस्तकालय चलाए। तो ध्यान रखें आप, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना शेट्टी ने जयपुर में 1905 में की, जिसके तहत वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। यानी जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने अर्जुन लाल शेट्टी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, लेकिन राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो शेट्टी जी ने कहा कि अर्जुन लाल यानी स्वयं नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से निकालने का कार्य कौन करेगा। ये चित्र दे रखा है आपको अर्जुन लाल जी शेट्टी का। शेट्टी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। शेट्टी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से संबंधित थे। तो ध्यान रखिए आपके, अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध कौन कौन से कांड से था? तो हार्डिंग बम कांड से इनका संबंध था, आरा हत्याकांड से था और काकोरी कार्रवाई से। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। तो ये बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट लगा ले। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? अर्जुन लाल शेट्टी ने। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। केसरी सिंह बारहट 1872 से 1941 ईस्वी, शाहपुरा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें आप। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे केसरी सिंह बारहट। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। तो इनका जन्म तो शाहपुरा में हुआ था, भीलवाड़ा में, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो थी वो कोटा। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। तो ध्यान रखिए आप, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। केसरी सिंह बारहट का जन्म शाहपुरा रियासत की कौन से गाँव में हुआ था? देवपुरा। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी न चुंटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थे। यानी 1903 में दिल्ली के अंदर दरबार लगा था, जिसके अंदर वायसराय लॉर्ड कर्जन आया हुआ था दिल्ली दरबार में। तो दिल्ली दरबार में शामिल करने के लिए रियासतों से अलग अलग राजा महाराजा शामिल हुए थे, लेकिन उदयपुर से महाराणा फतेह सिंह भी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन चेतावनी न चुंटिया, जिसके अंदर 13 सोरठे थे, और ये 13 सोरठे केसरी सिंह बारहट ने लिखे थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे। चेतावनी न चुंटिया नामक 13 सोरठे जो केसरी सिंह बारहट ने लिखे थे, इनको पढ़ने के बाद उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली तो गए थे, लेकिन दरबार में शामिल नहीं हुए इन 13 सोरठों को पढ़ने के बाद, जिनका नाम था चेतावनी न चुंटिया।
तो ध्यान रखें चेतावनी न चूंटिया किसने लिखे थे? तो केसरी सिंह बारहट ने। किसको संबोधित करने के लिए? महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करने के लिए उदयपुर के। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट, अर्जुनलाल शेट्टी को खास जिम्मेदार माना गया है। तो राजपूताना में विप्लव यानी क्रांति फैलाने का कार्य केसरी सिंह बारहट और अर्जुनलाल शेट्टी ने किया था। इन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो ध्यान रखिए आप 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारहट ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लिया आप IMP। और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। यानी केसरी सिंह राजस्थान के ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारहट ने अपने सहोदर यानी छोटे भाई जोरावर सिंह, इनके पुत्र प्रताप सिंह और जामाता यानी जमईसा ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। ये केसरी सिंह बारहट का चित्र देकर आपको देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ ओम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। कुंवर प्रताप सिंह बारहट 1893 से 1918 शाहपुरा। तो 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी, क्योंकि इनको विरासत में देशभक्ति की प्रेरणा अपने परिवार से मिली। इनके पिता केसरी सिंह बारहट एवं चाचा जोरावर सिंह बारहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए और रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रताप सिंह बारहट को कौन सी घटना के लिए गिरफ्तार किया गया? बनारस कांड के लिए। और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हुई। 5 वर्ष का कारावास तो हुआ, सश्रम यानी कारावास में भी उनको कार्य करना पड़ता था, श्रम। बरेली के केंद्रीय कारागृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। और ध्यान रखें आपके प्रताप सिंह बारहट को कौन से जेल में रखा गया? बरेली के केंद्रीय कारागृह में। उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि वे अपने सहयोगियों का नाम बता सके, उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इन केसरी सिंह बारहट के जो पुत्र थे प्रताप सिंह बारहट, इन्होंने अंग्रेजों के आगे किसी का भी नाम नहीं लिया। ये प्रताप सिंह बारहट जो केसरी सिंह बारहट के पुत्र और जोरावर सिंह के भतीजे थे। भारत सरकार के गुप्तचर निर्देशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी। यानी जो केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे प्रताप सिंह, उनको घोर यातनाएं दी गई, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। और बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा। क्या कहा? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। तो क्लीवलैंड ने राज खुलवाने के लिए प्रताप को कहा कि तुम्हारी माँ बहुत रोती है तुम्हारे लिए। तो तब प्रताप सिंह ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। यानी एक माँ को रोने दो, अन्य कोई माँ जिससे नहीं रोए। अमानुषिक की यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। केवल 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने गए यहाँ से कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। किसने कहा था? क्लीवलैंड ने। किसके बारे में? प्रताप सिंह के बारे में। बालमुकुंद बिस्सा जोधपुर 1908 से 1942। इन्होंने नागौर में चरखा संघ खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। तो नागौर के अंदर चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? बालमुकुंद बिस्सा ने। राजस्थान के जतिनदास बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पिलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेने का ध्यान रखिए आप। राजस्थान का जतिनदास किसको कहा जाता है? बालमुकुंद बिस्सा को। और बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में कहाँ हुआ था? डिडवाना, यानी डिडवाना तहसील में पिलवा गांव है। तो बहुत सी बार गांव का पूछा जाता है, ध्यान रखिए पिलवा गांव में इनका जन्म हुआ था। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा ने 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। सागरमल गोपा जैसलमेर। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। यानी सागरमल गोपा का जन्म कहाँ होता है? जैसलमेर में।
उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा का प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर की राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटी आलोचना की। तो ध्यान रखें आप कि आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें किसने लिखी थी? तो सागरमल गोपा ने। और यानी इन किताबों में इन्होंने जैसलमेर के शाही काले कारनामों की लंबी सूची और उनकी कट्टी आलोचना की थी, जिसके कारण इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। सागरमल गोपा का चित्र दे रखा है आपको। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। सागरमल गोपा को जेल में तेल छिड़क कर जिंदा ही जला दिया। नानाभाई खांट, रास्तापाल, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चला, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नानाभाई खांट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। यानी नानाभाई खांट ने अपने गांव में यानी रास्तापाल में पाठशाला चलाई। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासतों को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंचे। और ये सूचना पुलिस सुपरिटेंडेंट को पता चली तो वो मजिस्ट्रेट और पाठशाला को बंद करवाने 18 जून 1947 को सैनिकों सहित रास्तापाल पहुंच गए। नानाभाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। यानी प्रजामंडल के आदेश से पाठशाला बंद हो सकती है, लेकिन दूसरे किसी के कहने से नहीं। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महारावल जो शासक है उनका आदेश लेकर आया हूँ। तो नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में नानाभाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। तो सैनिकों ने नानाभाई खांट जो अध्यापक थे उनकी पिटाई की और बंदूकों के प्रहार और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चीर निद्रा में सो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना सरदार हरलाल सिंह ने की थी। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया और कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। यानी हरलाल सिंह ने किसान आंदोलन का कुशल नेतृत्व किया तो उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। हरलाल सिंह थे और इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला जो जयपुर में थी तथा उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में इनकी शिक्षा हुई। यानी दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म तो नीम का थाना सीकर में हुआ था, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में अर्जुनलाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला में हुई, उसके बाद सांभर और कानपुर में। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। ये दुर्गा प्रसाद चौधरी का चित्र दे रखा है आपको। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का अनेक बार इनको जेल जाना पड़ा। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो दैनिक नवज्योति पत्रिका का संपादन किसने किया? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर और जयपुर से इसका संपादन किया। जानकी देवी बजाज सीकर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। इनका जन्म 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा जो रतलाम जिले का एक शहर है कस्बे में हुआ था। 1902 ईस्वी में जमनालाल बजाज के साथ इनकी जानकी देवी का विवाह हुआ। तो जानकी देवी का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। और वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपरा को तिलांजलि दी, तब खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। जमनालाल बजाज के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई। ध्यान रखें आप, जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्ष किसको चुना गया था? जानकी देवी बजाज को, जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी।
अंजना देवी चौधरी सीकर, इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। तो ध्यान रखें आप, अंजना देवी का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया और 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। तो ध्यान रखें आप, 1921 और 24 में मेवाड़ और बूंदी की राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता एवं समाज सुधार की भावना को बढ़ावा किसने दिया? अंजना देवी चौधरी ने। इनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया, चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर सहयोग दिया, यानी रामनारायण जी चौधरी का। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट लगा ले इसको आप। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। रतन शास्त्री जयपुर, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी को खाचरोद मध्य प्रदेश जो उज्जैन जिले में पड़ता है रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। तो ध्यान रखें आप, हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया, इन्हें अपनी पत्नी के कार्यों में सहयोग दिया। रतन शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो ध्यान रखें आप, 1939 में जयपुर राज्य के प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग किसने लिया? रतन शास्त्री ने। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता उनके परिवारों की सेवा की। रमा देवी जयपुर, इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई, यानी 7 वर्ष में विवाह हुआ और 11 वर्ष में पति का देहांत हो गया, यानी विधवा हो गई 4 वर्ष में। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया था। नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजली आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो रमा देवी को गिरफ्तार कर लिया बिजली आंदोलन 1931 में। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रहे। 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वे जेल भी गई। 1930 ईस्वी और 1932 ईस्वी में सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। कौन? रमा देवी जयपुर से। कालीबाई डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल के निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उसके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खांट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। कालीबाई का चित्र दे रखा है, हाथ में दराती लिए अपने गुरुजी की रस्सी काटते हुए एक जीप से। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काटकर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगाभाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देख उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना ही दरांती सेंगाभाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया और 18 जून 1947 ईस्वी अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 ईस्वी को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। तो कालीबाई ने अपने गुरुजी को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। किशोरी देवी, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। तो ध्यान रखिए आप, शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में किसने भाग लिया था? किशोरी देवी ने। किशोरी देवी कौन थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गाँव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग शेखावटी क्षेत्र की 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। यह आपके कक्षा 9 के राजस्थान अध्ययन का दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, इसके अलावा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।